तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए, लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इस देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कन्हैया कुमार यहां पर कांग्रेस के नेता और जल्द दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष होने वाले हैं। यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहां पर एक कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये सीट खाली है। अब यहां पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से कन्हैया कुमार को देखा जा रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार ही हैं जो दबदबा रखते हैं दिल्ली में और दिल्ली से जाने जाते हैं कन्हैया कुमार। अब ऐसे में कन्हैया कुमार का नाम लेते हुए कांग्रेस ने उन्हें आगे किया है और दावेदारी पेश की है कि वही अध्यक्ष के रूप में देखे जाएंगे। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिन नामों की चर्चा की जा रही है उसमें सबसे ऊपर नाम कन्हैया कुमार का आता है। अब ऐसे में अगर दिल्ली प्रदेश इकाई की वो अध्यक्ष बनते हैं तो कन्हैया कुमार की यहाँ पर ताकत और बढ़ती हुई नजर आएगी। कन्हैया कुमार और मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बता सकते हैं। अब ऐसे में कन्हैया कुमार का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करोड़ों के घोटालों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर नए संसद भवन से लेकर और अडानी की कंपनी में कितना पैसा लगाया है वो सब कुछ यहाँ पर बताते हैं। देश में जो स्थिति चल रही है, देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इनका खुलासा करते हुए भी यहाँ पर कन्हैया कुमार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर लताड़ते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कन्हैया कुमार कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए यह हमारा डिस्कशन हो रहा है, यह प्लेनरी सेशन हो रहा है और यहां मैं आपके बीच मौजूद हूं हमारे देश के इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए। सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था देश के लोगों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। कोई भी ऐसी आर्थिक नीति जिसमें देश के लोगों को नजरअंदाज किया गया है वो आर्थिक नीति देश की आर्थिक नीति नहीं हो सकती है। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है, नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भरी जाती है। ऐसी आर्थिक नीतियां आज इस देश के अंदर लाई जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से, कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता होने के चलते, कि ऐसी कौन सी ऐसी नीति है कि देश गरीब हो रहा है। हमारा आर्थिक आंकड़ा हमको बताता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर चढ़ करके बोल नहीं रही है। आप तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए, लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इस देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। वैसी परिस्थिति में जो देश की संकल्पना है, जिसको महात्मा गांधी ने देखा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा, जिसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा, जिसको इस देश की संविधान ने इस रूप में वर्णित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है। जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं। यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है। आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं
जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं, बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया, बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा? यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं होगा, जब रेलवे नहीं होगा, जब बीएसएनएल नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है? जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है? जब देश में स्कूल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, तो आप मुझे बताइए कि फिर संसद की क्या जरूरत है? इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है, उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पुनर्विचारित करने की जरूरत है। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग। डीडी नेशनल पर एक कार्यक्रम आया करता था, नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड में नेहरू जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताइए कौन है भारत माता? किसको भारत माता कहते हैं? भारत माता इस देश में रहने वाले लोग हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जय। और 140 करोड़ लोगों की जय का मतलब है कि 140 करोड़ लोगों के हाथ में पढ़ाई हो, 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम हो, 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें हो, गाड़ियां हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो। और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ लिए हैं। अभी जब मैं हवाई जहाज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट याद आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिक्योरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आपके पुरखों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी, उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई। इस बात को याद रखिएगा। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकूक के लिए लड़ती रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, फायदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो एलआईसी का, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त का और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो एसबीआई में पड़ा हुआ है उसका, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असली चौकीदार हैं। इस बात को याद रखिएगा। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 200 करोड़ घोटाले का यहां पर उजागर किया कि जनता को जब पैसे की जरूरत है, जहां पर देश में महंगाई है, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं परेशान हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पैसों का खर्च होना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पैसों का खर्च कभी नए संसद भवन बनाने के लिए करते हैं तो कभी गौतम अडानी की कंपनी पर लगाने के लिए करते हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो बेहद नजदीक आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव को देखते हुए तमाम रणनीति आजमाते हुए नजर आ रहे हैं।
जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है कि किस तरीके से यहाँ पर देश की जनता की भलाई के लिए उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए तमाम मुद्दे आ जाते हैं और ईडी सीबीआई की कार्यवाही उनके पीछे लगा दी जाती है। अब ऐसे में अध्यक्ष बन जाते हैं कन्हैया कुमार, तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि उनकी मजबूती और पेश होती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर जो सबूत दिखाए जा रहे हैं, अब ऐसे में खुद कन्हैया कुमार ये बोलते हुए नजर आते हैं कि उनके पास तमाम फाइलें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हैं और उन घोटालों से जुड़ी हुई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं, चाहे गौतम अडानी की कंपनी में लगाए हों, चाहे संसद भवन को बनाने में लगाए हों, चाहे और अन्य अपने फायदे के लिए लगाए हों। लेकिन उन फाइलों को लेकर अब कन्हैया कुमार साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया जाएगा और साफ तौर पर दिखाया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और यहाँ पर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और चुनाव में कहीं भी उनके खिलाफ मुश्किलें ना खड़ी हो जाएं, इसलिए तमाम कोशिशें करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या आपकी राय है कि अगर कन्हैया कुमार यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तौर पर और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अलग थलग नजर आती है। तो अब ऐसे में अगर ये साथ आते हुए नजर आएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी और सीधे तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में फिर से काबिज हो पाएंगे, वो उनका सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया कुमार के सबूत दिखाने के बाद क्या सीधे तौर पर उनके खिलाफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जांच होती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।